learners, welcome to the live teleconferencing sessions that are going on for the Diploma in Early Childhood Care and Education. हम लोगों ने कोर्स 1 ख़त्म कर लिया है, कोर्स 2 भी लगभग हम आधे में पहुंचने ही वाले हैं. साथ ही में आप लोगों को गूगल फॉर्म मिला है जिसमें आप लोग अपने जहाँ पे भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे प्री स्कूल शिक्षा के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं. कई लर्नर्स, लगभग 3000 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हमें आ गए हैं. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने अपनी क्वेरीज भी पूछी हैं. अगर किसी को फिर भी कोई संदेह हो तो 20-25 मिनट बाद फ़ोन करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं गूगल फॉर्म से रिलेटेड, और कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो भी 20-25 मिनट बाद फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं. अब तक हमने कवर कर लिया है कि हमारे जो फूड है, हमारा जो खाना है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और अगर हमें संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड मील की योजना बनानी है तो हमने इन तीनों हमारे खाने में से हमें जो भी पोषक तत्व मिलते हैं इनको हमने 3 वर्गों में आधारित कर लिया है. यानी कि एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप्स जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, और हमारे को सुरक्षा देने वाले फूड ग्रुप्स यानी जो हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स हैं. इसके ऊपर आप लोगों ने विस्तार से अभी चर्चा करी है और हमें ये पता चल गया है कि जो हमारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये कौन से फूड ग्रुप में आते हैं. आप लोगों को रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की अवधारणा से भी समझ में आ गई है कि अलग अलग आयु वर्ग के, अलग अलग श्रम करने वाले व्यक्ति, यानी ज़्यादा श्रम करने वाले, थोड़े कम श्रम करने वाले और बिल्कुल ही बैठ के काम करने वाले व्यक्ति, और अलग अलग आयु के व्यक्ति, इन सब के लिए एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग है. तो यानी अगर कोई 40 साल की महिला है जो बहुत भारी भरकम कार्य करती है, उसको जो एनर्जी, प्रोटीन इत्यादि चाहिए, वो एक 40 साल की महिला जो इतना अधिक काम नहीं करती उसकी अलग रिक्वायरमेंट है. और 40 साल की महिला की तुलना में 40 साल के पुरुष की अलग रिक्वायरमेंट है. तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं प्रस्तावित दैनिक मात्राएं, खाद्य पदार्थ की प्रस्तावित दैनिक मात्राएं, इसके बारे में आपने जाना है. और आप ये जानते हैं कि हर एक आयु वर्ग के लिए, अलग अलग जेंडर्स, लिंग के लिए हमारे पास अलग अलग प्रस्तावित दैनिक मात्राएं हैं. और हमने ये भी बात समझी है कि संतुलित आहार बनाने के लिए हमें कोई बहुत महंगा खाना पीना नहीं, खाद्य पदार्थ नहीं चाहिए. हम आम जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जो बहुत महंगे भी नहीं हैं, परंतु यदि हम सोच समझ के इनको अपने खाने में शामिल करें, ये समझें कि ये आहार से क्या मिल रहा है, अगर ये मिल रहा है तो फिर कुछ और जो चीज़ नहीं मिल रही उसके लिए दूसरा खाना उसमें जोड़ें, तो हम बहुत महंगा हमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. हम में से हर व्यक्ति एक संतुलित पौष्टिक आहार बहुत महंगा खर्च करे बिना ही एक आम बजट के अंदर ही, जो एक आम आदमी का बजट होता है उसके अंदर ही थोड़ा ध्यान पूर्वक खाने से खा सकता है. तो इस आधारभूत जानकारी जो आपको ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में मिली है, उसके बाद अब आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉक 3 की. ब्लॉक 3 गर्भावस्था और स्तनपान यानी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के पीरियड पर आधारित है. हमारा कोर्स चाइल्ड से रिलेटेड है, परंतु हम ये मानते हैं कि चाइल्ड का जो पूरा विकास है वो गर्भावस्था और स्तनपान का जो समय है उसमें माता का पोषण और आहार कैसा रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है. इसलिए ये वाले जो टॉपिक हैं हमारे कोर्स में इसीलिए सम्मिलित हैं. तो आज की हमारी चर्चा का विषय है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, और स्पेसिफिकली हम अभी यूनिट 9 पे चर्चा करेंगे जिसमें हम मील प्लानिंग यानी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आहार योजना किस प्रकार करें. और इस यूनिट के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम ये समझेंगे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ क्यों जाती है, और इसमें हमें मील प्लानिंग से हमें इसके ऊपर फिर क्या ध्यान रखना है. अगर ये पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है तो उसका मील प्लानिंग के ऊपर क्या प्रभाव है, और किस प्रकार हम गर्भावस्था और स्तनकाल के दौरान बैलेंस डाइट्स बना सकते हैं और खा सकते हैं. तो पहले तो ये समझें कि गर्भावस्था के दौरान क्यों पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. तो पहली बात तो ये है कि इस दौरान ज़रूर माता के गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा है, और माता के स्वयं के टिश्यूज़, माता के स्वयं के ऊतक भी हैं, उनमें वृद्धि हो रही है, और इसके कारण प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन होता है. और वेट गेन होना
अच्छी प्रेगनेंसी, अच्छी गर्भावस्था की निशानी है, क्योंकि इसका ये एक हम अभिप्राय निकाल सकते हैं मोटे तौर पे कि अगर माता का लगातार वेट गेन हो रहा है तो बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो ठीक ही होगा। ऑफ कोर्स इस बच्चे के स्वास्थ्य को जानने के लिए हमें और अन्य परीक्षण भी करने आवश्यक हैं, केवल वेट गेन ही नहीं। परंतु अगर वेट गेन ही नहीं हो रहा है तो हमें साफ दिख रहा है कि बच्चे का विकास शायद उस तरीके से ठीक नहीं हो रहा होगा। तो वेट गेन सबसे महत्वपूर्ण हमारा एक इंडिकेटर है। अब क्या होता है कि क्योंकि अंदर गर्भ में शिशु पल रहा है और माता के स्वयं के ऊतक बढ़ रहे हैं, तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट है, जो चयापचय हमारा दर है, यह भी बढ़ जाता है, क्योंकि कई केमिकल रिएक्शंस बॉडी में रहे होते हैं। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये जो दर है ये महिला का बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और इस कारण एनर्जी की रिक्वायरमेंट में बढ़ोतरी हो जाती है। सो एनर्जी नीड्स बिकम वेरी हाई। बीएमआर बढ़ गया और एनर्जी नीड्स, खासकर गर्भावस्था के 9 महीनों को 3 त्रिमासों में विभाजित किया जाता है। पहला त्रिमास, दूसरा त्रिमास और तीसरा त्रिमास। तो दूसरे त्रिमास से, क्योंकि अब वेट गेन भी ज़्यादा है और गर्भ में पल रहा शिशु भी बढ़ रहा है, माता के ऊतक बढ़ रहे हैं, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत हो रहा है, कई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी की नीड्स हमारी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ग्रोथ इटसेल्फ, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ प्रोसेस में ही एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कितना वो जल्दी खाना खा लेता है और कितना उसका खाना फटाक से पच जाता है और उसको फिर भूख लगती है। तो यानी ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर फूड। और इस समय जो माता के गर्भ में जो वृद्धि हो रही है, ये बहुत ही तेज़ी से वृद्धि होती है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में वो है जो गर्भावस्था के दौरान ही होता है, और उसके गर्भावस्था के बाद पहले 2 वर्षों में। और इसी के साथ साथ क्या है कि माता की अपनी बॉडी में भी जो एनर्जी है वो फैट के रूप में स्टोर हो रही है, क्योंकि माता को अपनी बॉडी के रिजर्व्स भी बढ़ाने हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान। तो इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि शिशु गर्भ में पल रहा है और उसकी वृद्धि हो रही है, और माता की अपनी बॉडी के अंदर फैट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, उसके कारण माता की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई हो जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन नीड्स बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि पूरे एक नव जीवन का निर्माण हो रहा है, पूरी एक नई शरीर की संरचना हो रही है, जिसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। हम जान चुके हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग तत्व हैं और प्रोटीन से ही सेल्स का निर्माण होता है। तो इसीलिए हमें फीटस यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे और मैटरनल यानी माता के अपने टिश्यूज के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। विटामिन रिक्वायरमेंट विशेष रूप से बढ़ जाती हैं, खासकर बी विटामिन की, जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन और फॉलिक एसिड, क्योंकि यह विटामिन जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट और फैट के हाजमे में, मेटाबॉलिज्म यानी इनको हजम करने में इनका रोल है, और फॉलिक एसिड का रोल है सेल के मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु के खून पैदा करना है, तो वो जो खून जो शिशु में पैदा होगा वो माता के द्वारा खाए गए आयरन से पैदा होगा, और माता के अपने शरीर के लिए भी हमारे को खून की आवश्यकता है, जिसके लिए आयरन की आवश्यकता है। तो आखिरी 3 मास में क्या होता है कि शिशु के शरीर में लौह तत्व का भंडारण होता है, क्योंकि पैदा होने के बाद शिशु का मुख्य आहार होता है दूध, और दूध जो है वो आयरन में कम है। इसलिए नेचर ने क्या किया है कि गर्भावस्था के दौरान ही शिशु के शरीर में आयरन का भंडारण कर दिया है, ताकि पहले 4-5 महीने जब शिशु कोई भी ऊपरी आहार नहीं खाता है तो उसको उसकी बॉडी में ही जो स्टोर्ड आयरन है उससे उसकी आयरन की ज़रूरतों की पूर्ति हो जाए। तो यानी माता का अगर ठीक आयरन का रिक्वायरमेंट और स्तर रहेगा, तभी ही केवल शिशु के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, आयरन जिसके लिए आवश्यक है, और हीमोग्लोबिन के निर्माण के अलावा शिशु के शरीर में अतिरिक्त आयरन का स्टोर्स हो पाएंगे जो उसको जन्म के बाद चाहिए होंगे। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि आयोडीन
अगर माँ में इसकी कमी है तो शिशु में एक ये कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकासों में विलंब हो जाता है, यानी बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप जो शारीरिक वृद्धि होनी चाहिए थी और जो मानसिक विकास होना चाहिए था वो नहीं होता है। इसके अलावा उसकी देखने के आंखों पर भी और सुनने पर भी प्रभाव पड़ता है, और ये हो सकता है कि उसको सुनाई बहरापन हो ऐसे बच्चे को, या उसकी नज़रें आंखें जो हैं वो तिरछी हों। तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट माता के अंदर पल रहे गर्भ के लिए पूरे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। अगर माँ में आयोडीन की कमी होगी तो शिशु को क्रेटिनिज्म की कंडीशन आ जाएगी। माता की कैल्शियम की नीड्स बढ़ती हैं क्योंकि शिशु के जो बोन्स बढ़ रही हैं, जो पूरा हमारा कंकाल शिशु का बन रहा है, उसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस हम पढ़ चुके हैं कि उसके लिए बोन्स और टीथ के लिए हमारे कैल्शियम और फास्फोरस की बहुत आवश्यकता है। अब क्या हो अगर ये चीज़ें नहीं हो, अगर ये न्यूट्रिएंट माता के डाइट में नहीं होंगे तो क्या होगा? तो 2-3 चीज़ें होंगी। पहली बात तो माता के स्वयं के जो ऊतक हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे ताकि गर्भ में पल रहे शिशु का ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो माता के जब अपने टिश्यू टूट रहे हैं तो उसका प्रभाव माता पे तो पड़ ही रहा है। माता का जो है कुपोषण बढ़ जाएगा, और माता के ही अगर माता पहले से ही कुपोषित है तो शिशु को भी माँ के ऊतकों से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं तत्व मिल पाएंगे, और शिशु को भी स्वास्थ्य जो है गर्भ में पल रहे शिशु भी उतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। इसके अलावा माता जब प्रेग्नेंट है तब तो हमें खाने का ध्यान रखना ही है, परंतु उससे बहुत पहले हमें किशोरी युवती के खाने का ध्यान रखना है, क्योंकि किशोरावस्था वह समय है जब किसी भी महिला का जो शरीर है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। अगर किशोरावस्था में लड़की के खाने पीने का ध्यान नहीं रखा गया तो उसका शरीर गर्भावस्था के लिए उचित रूप से प्रिपेयर नहीं हो पाता है, और समस्या यहाँ तब बढ़ जाती है जब हमारे देश में कई किशोरी युवतियाँ ही हैं जिनका गर्भधारण हो जाता है और जो माता बन जाती हैं। तो यानी ये बात ये हुई कि अभी जो एक युवती अभी पूर्ण रूप से फिजिकल और बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पे नहीं पहुंची है, उसका शरीर अभी उस प्रकार से परिपक्व नहीं हुआ है, परंतु प्रेगनेंसी के कारण अभी जो उसके खुद के शरीर का निर्माण होना था वो तो पीछे रह गया, और उसके अंदर जो एक नवजीवन पल रहा है उसके शरीर के निर्माण की आवश्यकता हो गई। तो यानी एडोलेसेंट प्रेगनेंसी पर दोबारा ही किशोरी युवती के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अत्यधिक कुप्रभाव पड़ता है। तो उल्टा हमें एडोलेसेंट प्रेगनेंसी तो बिल्कुल अवॉइड करनी ही है, और किशोरी लड़की के स्वास्थ्य के और न्यूट्रिशन के ऊपर पूरा ध्यान रखना है ताकि जब वो माँ बने तो उसकी बॉडी जो है ऑलरेडी तैयार हो मातृत्व का कार्य करने के लिए। तो प्रेगनेंसी से पहले की डाइट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है ताकि शरीर में पोषक तत्वों के रिजर्व भंडार मिल सके हमें यानी जो गर्भ में शिशु पलेगा उसको मिल सके, और शिशु के लिए वो अवेलेबल हो, और माता और गर्भ शिशु दोनों को ही अच्छा स्वास्थ्य उनका बना रहे। अब हमें क्या भोजन, कितना भोजन, कितनी मात्रा में भोजन करना है, तो यही चीज़ है जिसको हम कहते हैं रेकमेंडेड डाइटरी इनटेक, यानी प्रस्तावित खाने पीने की प्रस्तावित मात्राएं। अब हमने आपने पिछली बार यह पढ़ा था कि एक आम महिला को जो 3 वर्गों में विभाजित है, अत्यधिक श्रम करने वाली, मध्यम श्रम करने वाली और अल्प श्रम करने वाली, इन तीनों ग्रुप की महिलाओं के लिए एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं, जो कि आपके किताबों में भी दी गई हैं। अब एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगी, जब किताबों में लिखी जानकारी थोड़ी पुरानी है और अब नए आंकड़े आ गए हैं कि प्रोटीन और एनर्जी की कितनी आवश्यकता है, तो जबकि आपकी किताबों में तो अभी पुराने आंकड़े ही हैं, परंतु मैंने यहाँ स्लाइड में आपको साथ में नए आंकड़े भी बता दिए हैं। 10 मिनट इस स्लाइड के बाद सवाल ले लेते हैं हम। अगर कोई सवाल दे रहे हैं तो 2 मिनट रुकें, थोड़ा एक मुश्किल पॉइंट बता रही हूँ, ये समझ लें।
जो हमारे नए आंकड़े हैं वो भी मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने स्लाइड में बताए हैं। फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है नए और पुराने आंकड़ों में, परंतु फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है ये। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, एक सेडेंट्री मतलब जो अल्प श्रम कर रही है, मतलब जो दिन भर जिसका बैठने का कार्य है, तो जो एक सेडेंट्री महिला है वो और प्रेग्नेंट नहीं है तो उसकी एनर्जी कितनी चाहिए, उसको 1875 किलो कैलोरी एनर्जी ये महिला को चाहिए, और नए आंकड़ों के हिसाब से असल में 1900 चाहिए। अगर ये बिना प्रेगनेंसी के रिक्वायरमेंट है तो अब देखें प्रेगनेंसी में कितनी, प्रेगनेंसी में हमें 300 कैलोरी अधिक और चाहिए, और नए आंकड़े देखें तो 350 कैलोरी अधिक चाहिए। तो यानी इतना खाना हमें एक्स्ट्रा खाना है प्रेगनेंसी के दौरान अल्प श्रम करने वाली महिला को अपने पहले खाने से। इसी प्रकार प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी 50 अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और अल्प श्रम कर रही हैं। नई रिक्वायरमेंट कहती है कि रिक्वायरमेंट है 55, और अब अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 15 ग्राम प्रोटीन और ऐड करना है, और नया रिक्वायरमेंट कहती है कि 23 ग्राम प्रोटीन ऐड करना है। तो कुल यानी आपको 78 ग्राम प्रोटीन खाना है। यहाँ पे हम प्रश्न ले लेते हैं, किसी का प्रश्न था तो आप प्रश्न पूछिए अपना। हाँ जी पंजाब बताएं। हाँ जी पंजाब प्रश्न पूछिए। ओके पंजाब आप दोबारा पूछ लीजिएगा प्रश्न। एक बार फिर मैं इसी स्लाइड के ऊपर दोबारा देख लेती हूं और आपको बता देती हूं, एक बार दोबारा नजर हम देख लें क्योंकि थोड़ा मुश्किल पॉइंट है। हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी किताबों में आंकड़े लिखे हैं वो ये वाले लिखे हैं, और जो नए आंकड़े हैं ये किताब में नहीं लिखे हैं, परंतु फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, परंतु नए आंकड़े आप यहाँ से देख लें। तो हम ये कह रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान आपको अतिरिक्त 300 किलो कैलोरी और खानी है, और प्रोटीन 15 ग्राम और खाना है। नए आंकड़ों के हिसाब से 23 ग्राम प्रोटीन और खाना है और 350 ग्राम प्रोटीन और खाना है। तो आप ये नए आंकड़ों को भी नोट कर लें। और यह आंकड़े आपकी पुस्तक में, अभी तो मैंने यहाँ पे उदाहरण केवल अल्प श्रम करने वाली महिला का दिया है, परंतु आपकी पुस्तक में मध्यम श्रम और भारी श्रम करने वाली महिला के आंकड़े भी हैं। तो इस प्रकार जब हम लगा लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक दिन में हमें एक अल्प श्रम करने वाली गर्भवती महिला को ऐसा खाना देना है कि उसको उससे 2250 किलो कैलोरी खाना मिले। हाँ जी कॉल बताएं, प्रश्न पूछें, कॉल है क्या? हेलो। हाँ मैडम पूछे। हाँ जी मैम, जो मैम गूगल फॉर्म भरना था, हाँ उसमें मैं प्राइमरी टीचर हूँ। हाँ जी। हाँ जी मैम, जो 9th कॉलम है उसमें एक्सपीरियंस पूछा गया है। हाँ मैम उसमें मैंने किसका एक्सपीरियंस फिल करना है? अपने प्राइमरी का, जैसे प्राइमरी का मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है जी। मैं और भी प्री प्राइमरी। हाँ हाँ पूछे। मैम प्री प्राइमरी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अभी 2017 में स्टार्ट हुई है जी। तो मेरे पास वो क्लास नहीं है प्री प्राइमरी की। हाँ तो मैडम ये देखिए क्लियर लिखा है, अगर आप यहाँ पे देखें स्लाइड पे, ड्यूरेशन ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस इन प्री स्कूल एजुकेशन, है ना। तो आप कह रही हैं आप प्री स्कूल में आपने पढ़ाया नहीं है, तो आप नीचे लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल आप क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे या आप ये भी क्लिक कर सकती हैं ऑप्शन अदर। ओके, है ना। जब आप अदर क्लिक करती हैं तो एक्चुअली नॉट एप्लीकेबल के क्लिक करते ये लाइन आई है, आप यहाँ पे लिख सकती हैं आई एम वर्किंग एज प्राइमरी टीचर। ठीक है ना। और आप और भी क्लैरिफाई कर सकती हैं आई हैव नॉट वर्कड इन प्री स्कूल एजुकेशन, है ना। ऐसे करके आप क्लियर कर सकती हैं। तो थैंक यू। सॉरी 18 नंबर। हाँ ओके 18 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें करिकुलम पूछा गया है कि किसने दिया है, स्कूल ने
हमारे को तो पीछे से आता है, मीन्स हमारे बीओ दफ्तर से आता है टाइम टेबल वगैरह सब कुछ। हाँ ओके, तो मतलब एक किस्म से कह सकते हैं कि आपको स्कूल ही दे रहा है ना, आपने ओके। आपने तो नहीं बनाया नहीं, नो। है ना। और नहीं आप मैम। तो और ये सारी जो जानकारी है मैं दोबारा बताना चाह रही हूँ, देखिए आप कह ये सारी जानकारी प्री स्कूल के रिलेटेड है ना, ओके। है ना। हाँ जी। तो हाँ जी। आपको अगर आपने ये वाला फॉर्म का बिल्कुल ऊपर वाला जो था हमारा क्लैरिफिकेशन पढ़िए, अगर आप हाँ जी। प्राइमरी में काम करती हैं और आपने प्री स्कूल में काम नहीं किया है, हाँ ये जी। देखिए ये लिखा है, इफ यू आर अ हाँ जी। वॉलंटियर इन प्राइमरी क्लासेस you will have to observe the pre-primary section of your school for a few days and then fill up the form। ओके। यानी अगर आप हाँ जो कह रही हैं आप प्राइमरी में पढ़ाती हैं, तो अब आपके स्कूल में प्री स्कूल विंग तो हाँ जी। है ना, आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क वहां करना है। हाँ तो जी। वहां आप जाके 2-3 दिन ऑब्जर्व करिए, जो ये सारे क्वेश्चन हैं ये हमारे आपके प्री स्कूल से रिलेटेड हैं, आपकी प्राइमरी से रिलेटेड नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 आपका प्री स्कूल करिकुलम आपको कहाँ से मिला, कहाँ से दिया गया है, तो आप उसमें जो हमारी ऑप्शन है आप लिखिए गिवन बाय द स्कूल ओनली, क्योंकि स्कूल को दिया होगा बोर्ड वगैरह ने, तो आपको तो पूरा आके अब स्कूल ने दिया है ना। हाँ तो आप ठीक वहां है। पे ये लिखिए। हाँ और जी मैम, जो 10th क्वेश्चन है, कौन सा 10th 10? ओके हाँ पूछिए। मैम, उसमें एनए डाला है हमने। एक मिनट आने दीजिए। 10 हाँ, योर रोल इन प्री स्कूल एजुकेशन, तो आप तो प्री स्कूल में पढ़ा ही नहीं रही हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगी। और जैसे ही आप ये क्लिक कर रही हैं फिर से वहां खुल गया, तो आप लिख दे रहे हैं वंस अगेन कि आई एम नॉट टेकिंग प्री स्कूल क्लासेस। ओके ठीक है मैम। मैम बाकी सारे क्वेश्चन भी जो प्री प्राइमरी से रिलेटेड हो उसमें हम एनए डालेंगे? नहीं मैडम, आप बात समझिए, दो तरीके के क्वेश्चन हैं प्री स्कूल से रिलेटेड। एक तो हम ये पूछ रहे हैं कि अगर आप खुद प्री स्कूल से जुड़े हुए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कितना है ना। हाँ जी। आप प्री स्कूल में क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन अभी आपने मुझसे पूछे 10 और जो भी और दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपने पहले, है ना, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस वाला। ठीक, अब ये क्वेश्चन है प्री स्कूल के, अगर आप खुद प्री स्कूल टीचर हैं। अब दूसरी बात आती है कि आप प्री स्कूल टीचर तो नहीं है, पर आप उस स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं, काम आपने वहां प्री स्कूल में करना है। तो जो बाकी हमारे प्री स्कूल वाले क्वेश्चन हैं आपको वहां पे ऑब्जर्व करके देख के बताने होंगे। समझ गए आप? जैसे जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, हाँ जी। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी, बालवाड़ी और प्री स्कूल क्लास, हम पूछ रहे हैं योर प्री स्कूल क्लास। तो आपकी प्री स्कूल में तो है नहीं है, हाँ जी, पर आपने काम वहां कर, आप तो प्री स्कूल में नहीं हो, पर आपने काम तो यहाँ करना है। तो आप बताएंगे आपके प्री स्कूल में कौन से उम्र के बच्चे आते हैं। ओके। हाँ जी, समझ गए? तो यहाँ 3 ऑप्शन हो सकती थी। एक ऑप्शन तो ये है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही एम्प्लॉयड ही नहीं है, ओके, वो तो नॉट एप्लीकेबल करेगा, क्योंकि उसके पास कोई प्री स्कूल ही नहीं है जहां जिसकी वो जानकारी दे। ठीक। हाँ जी। दूसरे किस्म के हमारे स्टूडेंट कौन है, जो खुद प्री स्कूल में काम कर रहे हैं, आइदर एज टीचर या एज वॉलंटियर। ठीक, वो अपनी भी जानकारी देंगे कि वो कब से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और उस प्री स्कूल की भी जानकारी देंगे जो आगे के क्वेश्चन है। अब तीसरे किस्म के लोग आप जैसे हैं, जो प्री स्कूल में तो काम नहीं कर रहे, परंतु तो आप जिस काम करने वाली चीजों में आप बोलेंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आप कोई प्री स्कूल कक्षा नहीं ले रहे हो। ठीक है मैम। परंतु प्री स्कूल के बारे में जानकारी वाले जो प्रश्न हैं वो तो आपको देख के भरने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप वो प्रश्न नहीं भरोगे तो आप वहां प्रोजेक्ट वर्क कैसे करोगे। प्रोजेक्ट वर्क तो आपको अपनी क्लास से निकल के प्री स्कूल क्लास में जाके करना है ना, प्रोजेक्ट वर्क प्राइमरी क्लास में तो नहीं होगा। हाँ जी मैम, क्वेश्चन नंबर 26। आप सारे फॉर्म को ना एक पूरे ओवरऑल नजरिए से पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा। 26 क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सुन रहे हैं आप मैडम? हाँ, या आप अगर बेरोजगार हैं, या आपके स्कूल में
एकमात्र टीचर है केवल प्री प्राइमरी सेक्शन में। हाँ जी। यदि आप केवल सिंगल टीचर हैं प्री प्राइमरी सेक्शन में तब आपने बताना है। कई प्री स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही प्री स्कूल टीचर है और कोई प्री स्कूल टीचर है ही नहीं, ये उनके लिए है। अब आपने ये बताना है कि क्या आपका प्री स्कूल सेक्शन ऐसा है कि वहां पे एक ही टीचर है। ठीक है। ठीक है कि एक से ज्यादा टीचर है। हाँ जी। फिर 26 में मैम आपकी इनकी कॉल चली गई क्या मेरे ख्याल में? ओके, दूसरी कॉल ले लेते हैं। आपको मैडम दोबारा अगर पूछना हो कुछ तो आप दोबारा फोन कर लीजिएगा। हाँ जी, दूसरी कॉल दे दीजिए। कौन, कोई कॉल पे है शायद? हाँ जी, लुधियाना पूछिए। हाँ जी जी मैंने क्वेश्चन नंबर 15 पूछना था। 15। हाँ जी, इज देयर मटेरियल अवेलेबल इन योर क्लास आंगनवाड़ी बालवाड़ी ऑफ इंडोर? तो इसमें क्या ऑप्शन आएगी? हमारी क्लास का को प्री प्राइमरी क्लास का? इसमें प्री स्कूल प्री प्राइमरी क्लास का आएगा या हमारी क्लास का आएगा? क्योंकि मैं प्राइमरी टीचर हूँ। सर मैंने अभी आपको दोबारा आप रीजन समझ लीजिए, ये फॉर्म क्यों दिया है सभी लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको भरना है। आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क करना है जो प्री स्कूल सेक्शन में होगा। ठीक, अगर आप ऑलरेडी प्री स्कूल सेक्शन में पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी भी जानकारी देंगे कि आप कब से पढ़ा रहे हैं और आपके, क्योंकि आप वहाँ पढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं वहाँ क्या क्या मटेरियल है, आप ये फॉर्म फिलअप कर देंगे। अब मान लो आप प्राइमरी टीचर हैं और आपने प्री स्कूल में आप पढ़ा नहीं रहे हैं, तो भी आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क तो उस प्री स्कूल सेक्शन में करना है। तो आपको प्री स्कूल में जाके ऑब्जर्व करना होगा। अपने स्कूल के प्री स्कूल सेक्शंस में जाइए, वहाँ देखिए क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, क्या क्या मटेरियल है, ये सारी चीज़ें जानकारी प्री स्कूल सेक्शन के बारे में है। हमें प्राइमरी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें प्राइमरी में प्रोजेक्ट नहीं करना है। ठीक है मैम। तो मैंने ना पहले 7 महीने का मैंने क्लास ली थी पहले, आज से जब स्टार्टिंग हुई थी। हाँ। 7 महीने प्री स्कूल को पढ़ाया था, तो उसमें भी कोई एक्सपीरियंस आएगा या नहीं? अब आपने जो ऊपर था, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर प्री स्कूल एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 8 था। हाँ जी। तो वहां आप लिखिए आप 7 महीने काम कर चुके हैं, यानी लेस देन 1 ईयर आप लिख दीजिए। ठीक है मैम। है ना? अब बाकी के क्वेश्चन आपकी प्री स्कूल के बारे में है, ये बहुत क्लियरली सभी लोग समझ लें। आप अगर कहीं पे भी काम कर रहे हो, हमें प्री स्कूल के बारे में जानकारी चाहिए। अगर आप प्री स्कूल टीचर ही हैं वहां पे, तो आप जानकारी जानते हैं, आपके लिए आसान हो जाता है फॉर्म भरना। अगर आप प्री स्कूल टीचर नहीं हैं, उस स्कूल में कहीं दूसरे लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको प्री स्कूल को ऑब्जर्व करके हमें बताना होगा कि कैसे वहां पे क्या क्या हो रहा है। और एक लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 30 डाला है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो बता दीजिए, या आपको कोई और बात कहनी है तो बता दीजिए। तो मान लो कोई ऐसी बात है, आपको लगता है कि सब कुछ टिक करने के बावजूद भी कुछ गलती हो गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है या क्या करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 30 में उसको भर सकते हैं। ये मेरा फॉर्म पता नहीं क्यों अपने आप ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है मैम। क्वेश्चन नंबर 30 अब आ नहीं रहा है, आई डो नॉट नो वाई। ये देखिए, अगर आप, हाँ ये देखिए अब जा रहा है ना, लास्ट में आता है वो, तो आप भर सकते हैं। ठीक है। तो मैम सॉरी, प्री स्कूल में कई मटेरियल डालना है उसमें 15 क्वेश्चन नंबर में। क्या डालना है? क्वेश्चन नंबर 15 में हाँ। प्री स्कूल का मटेरियल डालना है जो आपने। हाँ सर, मैंने बताया आपको सारे क्वेश्चन विद रेफरेंस टू प्री स्कूल ही भरने हैं। अगर आपकी प्राइमरी की क्लास में बहुत ढेर मटेरियल है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी प्राइमरी की क्लास में बिल्कुल भी कोई मटेरियल नहीं है तो भी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके, आई थिंक अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपके पास वापस आते हैं। ठीक है।
নমস্কার, আমার নাম প্রবীর চিত্রকর, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে এসেছি। একে বলা হয় পটচিত্র। এর মধ্যে গান গল্প আছে, যেমন রামায়ণ উপরে, মহাভারতের উপরে, এই যে মাছের বিয়ে সাঁওতালদের উপরে। আর এগুলো আমাদের বংশ পরম্পরা। এই রঙগুলো দেখছেন, এগুলো আমরা নিজেরা হাতে বানাই, ভেজিটেবল কালার। যেমন কাঁচা হলুদ, শিবপাতা রস, উনুনে পোড়া মাটি, বেলের আঠা, ঘুটের ছাই, কুসুম মাটি।